Good morning, friends. I am Aarti from Gupta's classes. चलिए हम कॉमर्स के एनसीईआरटी बेस्ड हम सभी चैप्टर्स करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर हम मैनेजमेंट कर चुके हैं। मैनेजमेंट की नेचर क्या होती है, उसके डायमेंशंस क्या क्या हैं, ये सब हम कर चुके हैं, राइट। अब हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, ओके। देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स क्या होते हैं, वो होते हैं आपकी एक तरीके से गाइडलाइंस। जैसे आप जब कोई भी काम करते हो या कोई भी आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी करते हो, उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं। ऐसे ही जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो मैनेजमेंट के लिए क्या होती हैं, गाइडलाइंस। ठीक है, फॉर टेकिंग मैनेजमेंट डिसीजंस आपको कैसे लेने हैं, ये सब आपको कौन बताता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, दे आर द जनरल प्रेमिसेस दैट आर एप्लीकेबल इन डिफरेंट सिचुएशंस। वही कि जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं, गाइडलाइंस देते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में मैनेजमेंट को कैसे एप्लीकेबल करना है। ठीक है, और हर मैनेजर क्या करता है, हर मैनेजर का वे अलग होता है उन टर्म्स को एप्लीकेबल करने के लिए। और मैनेजर्स की जो क्रिएटिविटी होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब हर मैनेजर अपनी क्रिएटिविटी और अपने तरीके से उन सभी प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं। ओके, क्लियर। आगे देखिए, अब हमारे पास आते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। हमें पता है कि जो मैनेजमेंट था वो एक साइंस भी था और एक आर्ट भी है। ठीक है, अब जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं और जो प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते, यानी कि फिक्स नहीं होते। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप उन्हें क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। लेकिन जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो कुछ लिमिट तक वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स उनकी तरह रिजिड नहीं होते। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं। ह्यूमन की क्रिएटिविटी कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है। अब जैसे एक कंपनी है, कंपनी में मैनेजर है, ठीक है, और दूसरी कंपनी में भी एक मैनेजर है। तो दोनों मैनेजर्स हैं तो ह्यूमन बीइंग, बट क्या है, उन दोनों का काम करने का तरीका, उनकी क्रिएटिविटी, उनका माइंड सेटअप लेवल जो है वो डिफरेंट होगा। तो वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स जो हैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सेट करेंगे। हमने दो मैनेजर लिए, एक ए है और एक बी है। बट देखो, है तो दोनों मैनेजर, पोस्ट क्या है, दोनों की मैनेजर है, बट दोनों को क्या करना है, फॉलो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही करने हैं। बट दोनों का वे क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, और जो प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस है वो क्या होते हैं, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे बेस्ड होते हैं और उनका एक स्पेसिफिक रिजल्ट ही आता है। ठीक है, ये था प्योर साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं और आपके पास मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है वैल्यूज़ वर्सेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जो आपकी वैल्यूज़, ठीक है, अब जो वैल्यूज़ होती है वो क्या होते हैं, हमारे जनरल बिलीव्स होते हैं। ठीक है, जनरल बिलीव्स जो, ठीक है, जो हमारे जनरल बिलीव्स होते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ जो हैं वो एक जनरल बिलीफ की तरह होती है। वो क्या करती है, वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, सोसाइटी में जो इंडिविजुअल रहता है उसका जो सोसाइटी में बिहेव होता है उसको क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है वैल्यूज़। ठीक है, और जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिक ट्रूथ्स होते हैं। ठीक है, जो एक मैनेजरियल बिहेवियर को, ठीक है, मैनेजरियल बिहेवियर किसका, मैनेजर का, उसको क्या करती है, वो इफ़ेक्ट करती है, उसको गवर्न करती है, कैसे वो बिहेव कर रहा है, कैसे वो काम करेगा। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये आपके पास होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर, और इज़ इट ओके। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास आ जाता है टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, ठीक है,
अब देखिए जो टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, वो क्या होती हैं, वो प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, जिसमें सीरीज़ में स्टेप चलते हैं। फर्स्ट के बाद आप सेकंड स्टेप करोगे, देन थर्ड स्टेप करोगे, एक सीरीज़, ठीक है। जिससे मतलब कि मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो क्या है, एक प्रोसीजर हैं जो, जिसमें जो है क्या होते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जो एक टास्क को, एक टास्क जो आपको दिया हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए आप फॉलो करते हो, ठीक है। ये क्या होते हैं, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। और जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होती हैं, वो गाइडलाइंस होती हैं जो कि मैनेजमेंट टेक्निक्स के लिए हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्लियर। इसके बाद देखिए, अब आपके पास आ जाता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स हैं उनकी नेचर क्या है, जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, उनकी नेचर कैसी है, ठीक है। अब देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या गिवन है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सिंपल, जैसे मैनेजमेंट जो है आपका हर लेवल पर, हर जगह यूज़ होता है, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है। आप हर जगह पर अपनी डेली रूटीन में मैनेजमेंट को लेकर चलते हो। ऐसे ही जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी क्या होते हैं, एनीवेयर एंड एवरीवेयर, कहीं भी और हर जगह यूज़ होते हैं, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं। चाहे उन, बस क्या होता है, डिफरेंस इतना होता है, उनका साइज़ कैसा है, नेचर कैसा है, रीज़न कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो एप्लीकेबल होते हैं। अदरवाइज़ चाहे साइज़ स्मॉल है, लार्ज है, नेचर उसका कैसे भी प्रोडक्ट वो बना रहा है, ठीक है। हर लेवल में जो आपके प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास आ जाता है गाइडलाइंस, ठीक है। हमने पढ़ा है अभी कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं। उसमें हमें ये बताया जाता है कि हमें किसी भी टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव कैसे करना है, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस हैं एंड आर कंसीडर्ड टू बी जनरल प्रेमिसेस फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए जनरल प्रेमिसेस का काम करती हैं, ठीक है। और दे डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रेट चेक, मतलब कि एक तरीके से क्या है, ये बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, सिर्फ गाइडलाइंस देते हैं कि आपको ये काम कैसे करना है। अब वो डिपेंड होता है मैनेजर के ऊपर कि वो उस गाइडलाइन को किस वे में लेकर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फॉर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। अब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो डेवलप होते हैं कैसे, बहुत टाइम से चल रही रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो फिक्स हो गया है आपको हर सिचुएशन में वही यूज़ करना पड़ेगा, नहीं। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजर के ऊपर, कि मैनेजर किस सिचुएशन में, किस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कैसे यूज़ करता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल का मतलब सिंपल होता है कि फ्लेक्सिबल मतलब चेंज करना, ठीक है। यानी कि लचीलापन, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी जो फिक्स नहीं है, ठोस नहीं है, उसमें आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। इनको एक मैनेजर अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर सकता है, ओके। इसके बाद आपके पास आ जाता है बिहेवियरल इन नेचर, ठीक है। नेचर कैसा है इनका, बिहेवियर, क्योंकि क्या होता है, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें फॉलो करने वाले कौन होते हैं, इंडिविजुअल्स, ठीक है। और ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो अपनी नेचर के अकॉर्डिंग ही उन्हें एप्लीकेबल करते हैं, तो इसलिए क्या हो गए ये बिहेवियरल इन नेचर। नेक्स्ट, इंडिकेटिव ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। अब जो आपके पास मैनेजमेंट है वो क्या करता है, इंडिकेट करता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को, कैसे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सारे ईयर से एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हो उनके बेस पे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये रिलेशन बनाते हैं, रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, डेफिनेट किस किस के बीच में, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में, ठीक है।
इसके बाद आ जाता है कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब क्या होता है? कंटीजेंट का मतलब है कि एक तरीके से ये फिक्स्ड आपको यूज़ नहीं करने हैं, आप इनको अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंज करके अलग अलग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखिए, दे कैन बी यूज इन डिफरेंट सिचुएशंस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मैनेजर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशंस। क्लियर? ठीक है, अब देखिए, हमने इसके क्या पढ़े हैं, आपने पढ़ा है इसका नेचर। ठीक है, नेचर में क्या क्या दिया हुआ है, देखिए, एक्ट एज गाइडलाइंस, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, फॉर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लेक्सिबल होता है, बिहेवियरल इन नेचर होता है, एक्सप्लेन करता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को, एंड कंटीजेंट। क्लियर? ये आपके हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए, इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस क्या क्या है? सबसे पहले है इंसाइट्स टू रियलिटी। ठीक है, अब देखिए, ये बात हर जगह आ चुकी है कि मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल होते हैं वो बेस्ड होते हैं किस पे? ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सपीरियंस पे। वो क्या करते हैं, मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में इनको मोर इफ़ेक्टिव कैसे किया जा सके। ठीक है, मोर इफ़ेक्टिव मैनर में आप कैसे यूज़ कर सकते हो इनको। ठीक है, जिससे आप अपने टास्क को कंप्लीट कर सको, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको, जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको इफ़ेक्टिव मैनर में कैसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आपके पास जो वेस्टेज का रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, और एंड दैट मे बी एसोसिएटेड विद द ट्रायल एंड एरर मेथड। और जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जब वेस्टेज कम होगी तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे उनका यूटिलाइज क्या हो रहा है, प्रॉपर होगा। ठीक है, क्लियर? इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है लॉजिकल डिसीजन। लॉजिकल डिसीजन में क्या आता है, अब आपको पता है कि जो डिसीजन होते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, रीज़न, ठीक है, और प्रूफ, कि क्या रीज़न है उसको, उसका प्रूफ क्या है, ये इन सब पर बेस्ड होते हैं डिसीजंस। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है आपको पता है वो एक्सपेरिमेंट से डेवलप होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो किसको चेक कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं आपकी लॉजिक एंड रीजनिंग को, क्योंकि वो आपके बिलीफ्स पे तो आपके बेस नहीं है, राइट। वो बेस किस पे है, रीज़न और प्रूफ, यानी कि अगर कोई रीज़न है उसका प्रूफ भी साथ के साथ चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है, ये आपके रीजनिंग और लॉजिकल दोनों पर क्या है, बेस होते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर? नेक्स्ट, सुटेबिलिटी ऑफ फॉर डायनामिक एनवायरनमेंट। अब डायनामिक का मतलब क्या होता है, वही चेंज, यानी कि चेंज का मतलब सिचुएशंस जो हैं। ठीक है, यानी कि अब आपके पास जैसी सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग मैनेजर क्या करते हैं, उन प्रिंसिपल्स में थोड़ा क्रिएटिविटी लाकर या कुछ मॉडिफाई करके उनको यूज़ करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाय टेकिंग केयर ऑफ कस्टमर, हमें क्या करना होता है, कस्टमर वैल्यूज़ और बिजनेस डीलिंग्स को देख कर ही प्रिंसिपल्स को यूज़ करना है। ठीक है, और इस तरीके से मैनेजर को यूज़ करना है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, और जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन सबको वो फुलफ़िल कर सके, राइट। क्योंकि सोशल में क्या आएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगे आपके। इसके बाद आपके पास आ जाता है असिस्टेंट इन मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, अब हमें पता है कि इसमें क्रक्स क्या निकलता है बिजनेस थ्योरीज एंड मैनेजमेंट का, कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, बेसिक प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, जो आपकी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है और जो मैनेजमेंट की डेवलपमेंट होती है, उन सब के लिए क्या करते हैं, वो बेसिक प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, क्लियर। ये आपके थी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हमारे पास आते हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, चाहे इनके प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, चाहे इनका ये पूछें कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, कब लिखी है, इनको क्या कहा जाता है, ठीक है, ये सब पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो थे वो एक क्या थे, मैकेनिकल इंजीनियर। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, कहाँ थे, ये सब कुछ। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर थे और साइंटिस्ट से कहाँ से थे, ये यूएस से। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसको तो बिल्कुल पक्के से कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है टीजीटी पीजीटी में, कि जो आपके पास फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो कौन है, वो कौन है, F.W. टेलर। ठीक है, क्लियर। इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो कब की थी, 1911 में, जिसे टेलरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेस्ड थे किस पे, कंडीशंस इम्प्रूव करने पे, जो लोअर लेवल वर्कर्स थे, जो यानी कि लोअर लेवल या वन, आपके एक तरीके से आप उनको क्या बोलते हो, लाइन वन, यानी कि जो ऑपरेशनल जो काम को करते हैं उन वर्कर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करना। ठीक है, ये क्या था, मेन मोटिव था किसका, F.W. टेलर का। इसी मोटिव को लेके उन्होंने क्या बनाया, साइंटिफिक मैनेजमेंट, और अपने प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, क्लियर। सबसे मेन थिंग, टेलर कौन थे, मैकेनिकल और इंजीनियर और साइंटिस्ट थे, उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट और टेलरिज्म एक टर्म दी 1911 में। ठीक है, और जो उनके प्रिंसिपल्स थे वो किस पे थे, वो फ्लोर लेवल वर्कर्स, यानी कि लोअर लेवल जो था उससे भी नीचे जो काम करते हैं उन वर्कर्स की इम्प्रूवमेंट करना, उनकी जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करना, ये सब उनका मोटिव था। ठीक है, अब आगे देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो क्या है, क्लासिकल आउटलुक ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्या है वो, क्लासिकल आउटलुक ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, वो किस चीज़ पे फोकस करता है, वो फोकस करता है बेस्ट वे पे, कि किसी भी टास्क को एक बेस्ट वे में कैसे कंप्लीट किया जाए। जहाँ पर भी आपके पास आ जाता है बेस्ट वे, वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, आपका F.W. टेलर से। ठीक है, क्लियर। और उसको इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ करना, इंक्रीज। ठीक है, it implies working according to standardized techniques and tools to improve the product quantity, प्रोडक्ट की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इंक्रीज करना, बट एट लोअर कॉस्ट पे। बेस्ट एंड चीपेस्ट वे बोल सकते हो आप इसको, एक तरीके से चीप एंड बेस्ट वे। ठीक है, क्लियर। ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, अब देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो चलिए कर लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, देखिए क्या है, फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये बोला है कि रूल ऑफ थंब यानी कि जैसे बोलते हैं ना अंगूठा छाप, यानी कि जो चीज़ है उसको वैसे ही करना है। ये क्या करते हैं, इसको इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ थंब, इसकी जगह ये क्या करते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अलाउड फॉलो करने का वो देते हैं। रूल ऑफ थंब में क्या होता है, एक मैनेजर क्या करता है, ट्रायल एंड एरर मेथड करता है सॉल्यूशन निकालने के लिए एक प्रॉब्लम का। लेकिन जो टेलर हैं वो क्या कहते हैं, टेलर कहते हैं, ठीक है,
that a study of traditional methods should be made and the best method solution among them are adopted। या ये क्या कहते हैं कि स्टडी करनी है आपने सब ट्रेडिशनल मेथड्स की और मेथड्स की, बट आपको काम कैसे करना है, उनमें से जो बेस्ट मेथड होगा, ठीक है, आपको उस मेथड को अडॉप्ट करके क्या करना है, काम करना है। क्लियर। इसके बाद आ जाता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, अब देखिए मैनेजर और वर्कर्स जो है वो क्या करते हैं, उन्हें क्या करना है, एक ऐसे एनवायरनमेंट बनाना है, एक तरीके से हार्मोनी यानी कि सहयोग की भावना। ठीक है, टेलर क्या करते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है मेंटल रेवोल्यूशन, इस पे एम्फेसिस किसने किया था, टेलर ने किया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट को क्या चाहिए, मैनेजमेंट को ये देखना कि जो उनके वर्कर्स हैं उनकी टेक केयर करना, उनकी नीड्स की चीज़ों का ध्यान रखना, और ऑन द अदर हैंड शुड वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एफिशिएंसी, और ये देखना कि वो अपनी एफिशिएंसी यानी कि बेस्ट एफिशिएंसी जितनी उनमें है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करें, वर्क करें। ठीक है, नेक्स्ट कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या है, कॉरपोरेशन जो है वो मैनेजर और वर्कर्स को लेके बनता है। ठीक है, मैनेजर और वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, ना कि जैसे हम कहते हैं ना कि हर पर्सन, जैसे कोई पर्सन ये होता है कि बिजनेस में कंपनी में काम कर रहा है, बट वो अपने इंडिविजुअल गोल्स को अचीव करने के लिए, नो, उन्हें इंडिविजुअल ना लेके पूरी फर्म को एक साथ लेना है, और उन सभी का गोल एक कोऑपरेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे इसका मतलब है कि मैनेजर अपने वर्कर्स की टेक केयर करे और वर्कर्स जो है अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे कंपनी के लिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि वर्कर्स सिर्फ अपना काम करें और चलो भाई काम हो गया, नो, वर्कर्स का भी ये मोटिव होना चाहिए कि कंपनी हमारी अच्छे से अच्छा अर्न करें। ठीक है, तभी कोऑपरेशन होगा। नेक्स्ट आता है पर्सोनल डेवलपमेंट। पर्सोनल डेवलपमेंट क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी को, ताकि वो मैक्सिमम लेवल तक काम कर सकें। ठीक है, और उनकी एफिशिएंसी को भी क्या करना, इम्प्रूव करना, एनहांस करना। ठीक है, और ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट एज इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज, वो इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन में क्या आ जाता है, प्रिंसिपल्स ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, कोई 3 प्रिंसिपल दे देंगे और एक आपको इम्पोर्टेंट टर्म या कुछ और उठा कर दे देंगे। ठीक है, अब हमने जो प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वो क्या क्या है, फर्स्ट साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकेंड हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, फोर्थ पर्सोनल डेवलपमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर। आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि अगर एक साथ हम ज़्यादा करेंगे फिर आपको भी क्लियर नहीं होगा। आप आज इसे क्लियर किए, कल हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे आपका इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या है। ठीक है, टर्म्स के बाद आपके पास, ठीक है, जो जो आपकी टेलर ने जो जो टर्म्स आपकी दी हैं वो सब टर्म्स हम कल करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के भी कुछ प्रिंसिपल्स गिवन है, वो भी हम कोशिश करेंगे कि कल देखते हैं कितना हो पाता है। ठीक है, क्लियर। जो अभी तक हमने किया टेलर का जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो हमने 4 प्रिंसिपल्स उसके करे हैं, वो टेलर को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर बोलते हैं। उन्होंने टेलरिज्म और साइंटिफिक मैनेजमेंट कब दिया था, 1911 में उन्होंने वो टर्म्स दी थी। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टेलर एंड हेनरी फ्योल दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से आपको 2 क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं हर पेपर में, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, चाहे वो आपका DSSS भी एग्ज़ाम हो, HTET हो,
यूपी टीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, आपका केवीएस का हो, एनवीएस का हो, कोई भी पेपर हो, 1 और 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक में से मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज़ जितना हो सके इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एचटेट आने तक आपका जो 12th और 11th का जो भी मैनेजमेंट बिजनेस स्टडी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप अगर रेगुलर वीडियोस देखेंगे, हम एचटेट के प्रीवियस पेपर नहीं करेंगे, वो पेपर हम जस्ट सिलेबस कवर हो जाए एक बार ये, उसके बाद जो पेपर से 1 मंथ पहले हम प्रीवियस पेपर करेंगे। ठीक है। और कोशिश भी कर रहे हैं हम कि प्रीवियस पेपर का आपको सॉल्यूशन पूरा विद एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएं। ठीक है। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जो एचटेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। थैंक यू। हैव अ